डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखाएं, उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से जुड़ जाइएगा। लेक्चर से स्टार्टिंग से स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ध्यान दें इस बात का। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अभी तक आपने क्या सीखा है, क्योंकि अभी तक जो 10.12 में वही यूज होगा जो तुमने हाई स्कूल में सीखा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, है ना, और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, और भाई है ना ये कार्तीय तल, है ना, मतलब ये बातें जो आपने सीख के आए हैं उसको एक बार मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूँ। देखो पहले ध्यान से, आपने छोटी कक्षाओं में क्या पढ़ा होगा? आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कार्तीय तल के बारे में, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जिसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्तीय तल। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहले कार्तीय तल दो निर्देशांक से मिलकर बनता है, एक्स और वाई, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको वाई, इसको एक्स डैश, इसको एक्स, ठीक है। और बीच में क्या होता? ओरिजिन होता, मूल बिंदु ओ, इसको मान लिया ओ, ठीक है। चलो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, और सुन लो पहले यहाँ पर ध्यान से देखना सभी बच्चे। यहाँ सेंटर में इस प्लेन में मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट मान लिया पी। क्या मान लिया? एक पॉइंट पी मान लिया। अब तुम्हें मुझे बतानी है इस पॉइंट पी की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। और इधर की साइड क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अक्ष, और इधर की साइड नेगेटिव एक्स अक्ष। सिमिलरली नीचे नेगेटिव वाई अक्ष और पॉजिटिव वाई अक्ष, ये, ठीक है। अब बताओ मुझे, एक सेंटर में प्लेन में एक बिंदु मान लिया मैंने, पॉइंट मान लिया पी, इसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? बताओ, डिस्टेंस क्या होगी? बताओ जल्दी। एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि इस बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष दूरी क्या होगी? अगर कोई बिंदु हम बीच में पड़ेगा तो क्या? देखो पहले, देखो पहले ध्यान से देखो, इस बिंदु का देखो, ये जो लाइन अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं ना ऐसे, ये लाइन किसकी हो जाएगी? वाई अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। और सिमिलरली एक यहां से ऐसे में अगर मिला देता हूं मैं इसको, तो ये लाइन बन जाएगी एक्स के पैरेलल, है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष पे यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली वाई। क्या मान ली? वाई। फिर सिमिलरली ये एक्स अक्ष पर है इतना, तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने क्या मान ली? एक्स, स्मॉल एक्स, ठीक है। अब क्या बन गया? वर्ग, आयत बन गया, आयत, रेक्टेंगल। ये वाई तो इसके सामने वाला वाई, अगर ये वाई तो इसके सामने ये एक्स, तो इसके सामने वाला ये एक्स। अब देखो जरा बिंदु की पोजीशन क्या होगी, इधर से इसकी दूरी एक्स और इधर से वाई, तो एक्स कॉमा वाई बिंदु होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे मतलब बिंदु निकालते हैं, और हमेशा पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है और फिर वाई की लिखी जाती है, ध्यान रखना, हमेशा पहले एक्स की। अब देख एक बात हो,
तुम ध्यान रखना कि पहले में जो निर्देशांक होते, बिंदु होते, प्लस प्लस होते हैं। प्लस प्लस क्यों होते हैं? क्योंकि पहले x प्लस है, अक्ष y भी प्लस अक्ष है, प्लस प्लस। इधर की साइड x की वैल्यू पहले आती है, x माइनस है तो पहले माइनस आएगा, फिर y क्या प्लस है ऊपर की ओर, प्लस, यानी माइनस कॉमा प्लस बिंदु होगा इसमें। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x क्या है, माइनस, y क्या है, माइनस, माइनस कॉमा माइनस, फिर इधर देखिए x क्या है, प्लस, पहले x की वैल्यू, और y क्या है, माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस ऐसे बिंदु रहते हैं चतुर्थांश के अंदर। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड चतुर्थांश लिख देना यहाँ पे, सेकंड चतुर्थांश, और इसको थर्ड चतुर्थांश, क्वाड्रेंट लिख रहा हूं मैं, क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको लिख लो पहले फटाफट, जस्ट इसको लिख लो पहले। ठीक है, इसको पहले सभी बच्चे लिख ले, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। जो कमजोर बच्चे हैं वो भी इसे सीख सकते हैं, जिन्होंने हाई स्कूल में भी मतलब सही से नहीं पढ़ा होगा। तो सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो 9th क्लास का मतलब बेसिक था, नॉलेज था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ बेसिक है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको रिपीट करवा रहा हूँ एक बार दोबारा। अब देखिए बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखो एक बात और ध्यान रखनी है। मान लिया ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, x x डैश y डैश y, ठीक है, यहाँ पे 0,0 है। एक बात ध्यान रखना कि y अक्ष पर, मतलब y अक्ष पर बिंदु क्या होता है, y अक्ष पे x 0 होता है लेकिन y होता है, ये है y अक्ष का बिंदु। और x पे क्या होता है, x पे x तो होगा बट y नहीं होगा, x, 0। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं नोट गिर के, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x पे x, 0, x तो होगा बट y नहीं होगा। देन y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, इसको लिखना है तो मैं ये यूज होगा सवालों में आगे, निर्देशांक लिख देना यहाँ पे, निर्देशांक। ठीक है, थोड़ी यहाँ लिखो नीचे, कोऑर्डिनेट। y अक्ष पर देखिए पहले हमेशा x की वैल्यू आती है, तो y की बात चल रही है, तो x 0, y तो y पे y होगा, तो y मतलब 0, y। तो ये दोनों नोट पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, सभी बेसिक है ये। कंसेप्ट को पहले मैं तुम्हारे पक्के कर रहा हूँ, सवाल तो फिर तुम्हें आसान लगेंगे बहुत ज़्यादा। सवाल तुम खुद कर लोगे, सवाल इतने आसान है इस चैप्टर के, बहुत आसान सवाल है इसमें। अगर कंसेप्ट तुम्हारे रेखा की ढाल, रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच का रेखा का समीकरण, ये सब मालूम है ना, तो कुछ नहीं है फिर ये चैप्टर हो गया, सबका हो गया। चलो अब देखिए बच्चों, अभी आपने हाई स्कूल में क्या पढ़ा होगा। देखिए हाई स्कूल में आपने क्या पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर किसी भी प्लेन में 2 पॉइंट गिवन है, P और Q मान लिया, ये दो बिंदु हमारे पास है। ठीक है, ऐसे, और पहले बिंदु के कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था, x1 y1, x1, y1, दूसरे की x2, y2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते थे, PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह। और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि स्क्वायर से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ क्या लिखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या लिखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। करोगे इसको, करो प्राप्त करते जाओ, क्योंकि 10.1 में ये यूज होंगे। चलो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। बातें मत करो, बिल्कुल भी बातें मत करो, यहाँ पर ध्यान दो सभी, वरना ये डस्टर है ना मेरे हाथ में, छप जाएगा, छप। यहाँ देखो सभी, अब दूसरा स्टेप आपने क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। देखो पहले यहाँ पर ध्यान से, हमारे पास एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है, मान लिया ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक लाइन जोड़ रहा, मतलब एक पॉइंट जोड़ रहा है कहीं पर, है ना। यहाँ मान लिया एक पॉइंट है, इसको जोड़ने वाला, उसको मान लिया P। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x1, y1 निर्देशांक, इस बिंदु के x2, y2, और बीच वाले को हम क्या बोलते थे, x, y, ऐसे। अब ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। मान लिया कि ये रेशियो कितना है, अनुपात m1, और सिमिलरली ये P से लेकर B तक का रेशियो m2, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से लिख देना। देखो क्या होता है, जो x होता है ना, x m1 x2, x बराबर m1 की इंटू x2 में, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, m2 की x1 में, देखो m1 की x2 से इंटू होगी m2 की x1 से, अपॉन में m1 प्लस m2, और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू m1 y2, सेम करना, जहाँ जहाँ m1 है, जहाँ x2 है वहाँ y2 कर लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये, ठीक है। चलो हो गया सबका। इसके बाद देखो थर्ड केस में, देखिए विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति में, यानी स्पेशल कंडीशन में क्या होगा कि यदि अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है, यदि m1 m2 इक्वल डिस्टेंस में, मतलब इक्वल पार्ट है, अगर m1 पार्ट m2 के इक्वल होगा तो P क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कहलाएगा। अगर ये मध्य बिंदु है, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल होगी ना, तो P एक मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है, हाँ, P एक मध्य बिंदु है। अगर P मध्य बिंदु है तो देन मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, x बराबर x1 x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 y2 अपॉन 2, ये होता है मध्य बिंदु फॉर्मूला, ये, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारी बुक में दे रखा है, फर्स्ट वाले पृष्ठ पर लिख लो पहले इसको।
10th में साहब। तो देखिए सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक सभी का नोट हो गया। अभी केवल हाई स्कूल की बेसिक को हम लेके चल ले, आपकी बुक में दे रखा है स्टार्टिंग में ही। तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा ना ये। चलो चलो देखिए यहाँ पर सभी, ओए अब देखिए बच्चों, आपने एक बात और पढ़ी है, देखो ध्यान से। एक त्रिभुज है मान लिया आपके पास, ट्रायंगल, ऐसे समझ लो पहले सभी बच्चे यहाँ पे। इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी, इसको सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी के x2 y2, पॉइंट सी के x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिखता हूं ऊपर, चलो यहाँ लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या होगा फॉर्मूला? 1/2। देखिए क्या करना, पहले ध्यान से देखिए। x1, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। x1 y2 माइनस y3, y2 से कहां तक जाना है? y3 तक। अब ध्यान से देखना, x1 के बाद क्या आएगा? प्लस x2। इसमें से देखो y3 से इसमें से एक कम करो, y1 प्लस x3, y1 को सेम रखो, इसमें से एक कम करो, y2। ये फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बात समझ में क्या करना, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, बिल्कुल सही है। क्या करा पता है? ये आगे वाला देखो, ये सेम रख दिया और इसमें से एक कम कर दिया, फिर ये सेम रख दिया, इसमें से एक कम कर दिया, और x1 x2 x3 चल रहा है क्रम से। 1 2 3 2 3, ठीक है, इसको भी लिख लो, ठीक है। अब आपने एक बात क्या पढ़ी होगी, अगर त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल 0 हो जाए तो जो ये पॉइंट ए बी सी होंगे ये क्या होंगे? संरेख, कॉलिनियर पॉइंट होंगे, है ना। यदि लिखो यहाँ पे, नोट पॉइंट में लिख लो, नोट, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 है तो तब ए बी व सी संरेख यानी कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट होंगे, ठीक है। ये था त्रिभुज के केस में, है ना, त्रिभुज के केस में था ये। चलो डस्टर कहाँ है? लिखो इसको ढंग से, फॉर्मूला याद कर लेना 10.1 के ना। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, देखो अगर मान लिया लाइन के केस में, अगर लाइन के केस में हमारे पास 3 पॉइंट है, है ना, 3 पॉइंट है, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो चाहे, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ए बी सी मान लो। अब देखिए जरा, अब तुम्हें अगर इन तीनों बिंदु को कोलिनियर दिखानी है ना, संरेख दिखानी है ना, तो देयरफॉर ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस यदि अगर ए बी के इक्वल आता है ना, ए सी बी सी का डिस्टेंस अगर ए बी के इक्वल आता है ना, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए बी व सी संरेख होंगे, डिस्टेंस सूत्र के बेस पे, ठीक, ऐसे ध्यान रखना।
ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस अगर इस पूरे के इक्वल आता है ऐसे, तो ए बी सी क्या होंगे? संडे की पढ़ा था हाई स्कूल में तुमने, है ना। चलो अब आते हैं 11वीं के बेसिक पे, है ना। 10वीं का हो गया खत्म है, थोड़ा सा देख लो। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? जी सर। चलो अब देखिए आगे। अब हेडिंग गेल लो, स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की ढाल। रेखा की ढाल, अब ये चीजें तुम्हें समझना अनिवार्य है। ये 11th क्लास का ये बेसिक। अब स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन की ढाल, ठीक है। अब सुन लो पहले, यहाँ पर समझ लो पहले इसको। एक मेरे पास निर्देशांक अक्ष है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है। ये क्या था? एक्स, इधर एक्स डैश, ये नीचे वाई डैश, ऊपर वाई। एक लाइन मान ली मैंने ऐसे, ये लाइन इस तल से ऐसे गुजर रही है, एक लाइन ऐसे, ठीक है। इसका नाम है एल लाइन, ठीक है। इस लाइन का जो एक्स अक्ष के साथ में एंगल बना है उसको मान लो थीटा। क्या मान लो? थीटा। अब जो ये एंगल बचा है इधर की साइड वाला, ये कितना होगा बताओ? ये पूरा 180 माइनस थीटा। भाई ये एंगल पूरा संपूरक कोण बन गया ना ये। ऐसे अगर एक लाइन पे ये पूरा एंगल संपूरक होता है, अगर इतना थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एंगल मिल जाएगा पूरा 180 का, ठीक है। और ये दोनों कोण क्या होते हैं? संपूरक है। इनको जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा? 180 आएगा, ठीक है। अब हमेशा जो एंगल लेते हैं ना ढाल के लिए, वो लेते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा वाला। धनात्मक होता इधर की साइड है ना, ये वाला एंगल, यानी एंगल ऐसे में नापते ये वाला लेंगे। एंगल तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन एंगल लेंगे ये वाला, मतलब जो इसकी धनात्मक दिशा में है, ठीक है। तो ये इसका ढाल है, इस लाइन का ढाल है ना, ये एंगल है थीटा, tan थीटा बोलेंगे इसको बाद में। ये इसकी ढाल है। तो पहले लिख लो जरा इसके बारे में, यहाँ पे ये बनाकर लिख लो पहले। इस लाइन का ढाल है ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। एक्स अक्ष की जो इसमें धनात्मक दिशा है ना, उधर की साइड वाला एंगल लेते हैं हमेशा। लिखो जरा। हो गया? बनाओ फटाफट बनाओ। इसको ओ मान ले ऐसे, केंद्र से इसको मतलब थोड़ा दूर रखना है इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे बना दिया, थोड़ा सा दूर रखना है यहाँ से यहाँ तक, एक ही बात है वैसे, कोई दिक्कत, एंगल तो वही बनना है एक्स अक्ष पे। सुनो पहले यहाँ पर ध्यान से लिखो जरा। निर्देशांक तल में, इसके नीचे लिखना, निर्देशांक तल में एक रेखा, निर्देशांक तल में एक रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है। तुम्हें साफ दिख रहा होगा, निर्देशांक तल में जो लाइन खींची ना मैंने एल, ये दो कोण बना रही है एक्स के साथ में, एक इधर वाला और एक उधर वाला। निर्देशांक तल में एक रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है जो परस्पर संपूरक होती है। क्या होते हैं? संपूरक, मतलब उन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे ना तो 180 उनका सम आएगा, योगफल क्या मिलेगा? 180। परस्पर संपूरक होते हैं, कोण थीटा को रेखा एल
कोण थीटा को रेखा एल का ढाल कहते हैं। ढाल, कोण थीटा को रेखा एल का ढाल कहते हैं। ढाल, ढाल मतलब स्लोप, झुकाव। उसका झुकाव है ना एक्स के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में झुकाव, यही तो है इसका, ढाल कहते हैं। फिर लिखो जो रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाती है। ठीक है, ये जो लाइन है ना एल, ये कोण कहाँ बना रही है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना रही है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाती है, उसे रेखा एल का झुकाव कहते हैं। उसे रेखा एल का झुकाव कहते हैं। अर्थात जो थीटा बना हुआ ना एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, वो इस लाइन का क्या होगा? झुकाव कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, ढाल। ठीक है, अब यहां पर एक हेडिंग गिरो, दूसरी हेडिंग गिरो, ऐसे करके 1 करके, और इसमें लिखो थोड़ा कि यदि थीटा, इसके नीचे लिखना थोड़ा सा, यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है। अब ध्यान से देखना चित्र में, ठीक है? पहले लिखो यदि रेखा एल, यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है, ऐसे लिखना है, यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है। ध्यान से देखो यहां पर, यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है, स्लोप मतलब ढाल है, झुकाव है, तो tan थीटा को रेखा एल की ढाल कहते हैं। एंगल क्या लेंगे? इसके साथ में लेते tan थीटा। ठीक है, यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है तो tan थीटा को रेखा एल की ढाल कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं ढाल को। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लिखो अर्थात रेखा की ढाल, अर्थात रेखा की ढाल, यहां लिख रहा हूं ढाल, m बराबर tan थीटा। ये ठीक है, अर्थात रेखा की जो ढाल होगी ना m बराबर tan थीटा, इसके साथ में क्या लिया? tan थीटा। तो रेखा की ढाल क्या बनेगी? m बराबर tan थीटा फॉर्मूला। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि जो x अक्ष की जो ढाल होती है ना, वो शून्य होती है। कैसे होती है? सुन लो पहले मेरी बात, इसको पहले मैं हटा रहा हूं थोड़ा। देखो बेसिक तो बहुत है भी। देखो पहले यहीं पर एक बात और लिखना, ये है तुम्हारा y डैश, ये y, ये x डैश, ये x है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये एक लाइन l है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, x अक्ष का जो ढाल देखेंगे ना, x अक्ष की ढाल शून्य होती। कैसे होती है भाई? x अक्ष के साथ में x अक्ष का कोण क्या बनेगा? 0 बनेगा भाई। ऐसे एक लाइन के ऊपर दूसरी अगर लाइन होगी तो 0 होगा, एंगल तो बन ही नहीं रहा। अगर एंगल नहीं बनना है ना तो ढाल क्या होगी? देखो x अक्ष की ढाल मान लिया m बराबर tan थीटा लगाता हूं मैं, tan थीटा, ढाल का सूत्र तो ये होता है। लेकिन अब वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि x अक्ष के साथ में x अक्ष का एंगल कितना बनेगा? 0। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब देखिए जरा, tan 0 का मान क्या होता है? 0 ही होता है।
क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका क्या मतलब है कि x अक्ष की जो ढाल होती है ना, वही x अक्ष की जो ढाल होती है ना, वो 0 होती, शून्य होती है। तो यहाँ लिख देना नीचे, यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर x अक्ष की ढाल, प्रवणता भी बोल सकते हैं इसको, ढाल शून्य होती है। ठीक है, क्योंकि एंगल लेते एक्स अक्ष के साथ वाला। अब एक्स अक्ष का एंगल लेंगे एक्स अक्ष से ही, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो एक्स अक्ष की ढाल कितनी होती है हमेशा, m बराबर 0। ठीक है, लेकिन ढाल लेते एक्स अक्ष से ही लेती है। ठीक है, अब दूसरे केस में देखो, एक्स अक्ष की ढाल मतलब वाई अक्ष की ढाल कैसे लेंगे, एक्स अक्ष के साथ जो कोण होगा वाई का वो लेते हैं, 90 का बनेगा। भाई वाई अक्ष की ढाल निकालनी है ना, तो हमेशा ढाल लेते एक्स अक्ष से ही। तो एक्स अक्ष से वाई अक्ष तक का जो एंगल बनेगा वो ये वाला कितना होगा, 90। tan 90 का मान परिभाषित नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो पहले डस्टर कहाँ गया, अरे डस्टर इधर है, रुक जाओ बस थोड़ा से। बस ये लास्ट है फिर अब देखो जरा, यहाँ लिखो वाई अक्ष की ढाल, देखो वाई अक्ष की ढाल, ओए वाई अक्ष की ढाल बराबर m बराबर tan थीटा, फॉर्मूला होता है ढाल निकालने किसी भी रेखा का ढाल, है ना, m बराबर tan थीटा। अब जो m एंगल लेते हैं ना, x अक्ष से ही लेते हैं, कहाँ तक लेना, y तक लेना, ये वाला। तो x और y के बीच में जो एंगल बना है 90 का बना होगा। तो देयरफॉर थीटा कितना होगा, 90। तो दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू tan 90, थीटा की वैल्यू 90, tan 90 का मान अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, अतः y अक्ष की ढाल परिभाषित नहीं है, y अक्ष की ढाल यानी प्रवणता स्लोप परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक्स अक्ष से लेंगे ढाल, मतलब यहाँ तक एंगल लेंगे। पहले लिया था एक्स का, एक्स के साथ में 0 हुआ था। अब एक्स का एंगल यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ओए यहाँ से यहाँ तक लेंगे एक्स, वाई एक्स के लिए एक्स से लेते हैं एंगल हमेशा, यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा ये। बस यहाँ पर इस वाले सूत्र में क्या रख दिया, 90 पुट कर दे ढाल के सूत्र में, तो क्या हो गया,